हेलो स्टूडेंट्स अभी हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कर रहे थे जिसमें कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताया था जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं दे आर इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए उनकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है, इट इज़ हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन का मोड डिफरेंट है, तो इसीलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट तरीके का है। जैसे ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में मैनी ऑर्गन्स आर देयर विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसी ढंग से दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्योंकि वो दूसरे तरीके से फूड लेते हैं, तो उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जो अमीबा होता है इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंपली बाय डिफ्यूजन द फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू इट्स बॉडी। अब ये जैसे कोई फूड पार्टिकल है, ये जैसे ही अमीबा के पास आएगा, ये अमीबा के जो स्यूडोपोडिया हैं, दीज आर द फॉल्स लेग्स व्हिच आर नोन एज स्यूडोपोडिया। जैसे कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, ये स्यूडोपोडिया मसल्स आपस में अटैच कर जाती हैं एंड देन दे मेक अ कॉन्स्ट्रिक्शन व्हिच इज नोन एज फूड वैक्यूल। देखो, तो दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल कहाँ से बना? जब स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को देखकर अपने मसल्स को अटैच कर लेता है, अपनी मेम्ब्रेन को अटैच कर लेता है। तो दिस फूड पार्टिकल वैक्यूल, इनसाइड दिस फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड। उसके बाद डाइजेशन के बाद ये फूड अंदर यूज हो जाएगा, वट एवर द एनर्जी इट विल गेट, वो एनर्जी यूज हो जाती है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस फूड वैक्यूल ओनली। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन से फूड अंदर गया, और इस अमीबा की किसी भी सरफेस पे फूड एंटर कर सकता है। एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट कि यहीं से अमीबा में फूड एंटर करेगा। लाइकवाइज अगर हम पैरामीशियम की बात करें, विच इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो पैरामीशियम होता है इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक स्पॉट फ्रॉम वेयर द फूड कैन एंटर, और इस स्पॉट तक फूड कौन लेके आता है? These hair-like structures which are present all over the body of paramecium। ये hair-like structure होते हैं, these are known as cilia। तो ये जो cilia होते हैं, they move the food particle towards this spot। वो इस spot तक उसको भेजेंगे ताकि यहाँ से food अंदर enter कर जाए। तो बच्चों, हमने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें न्यूट्रिशन तो होता है, लेकिन डिफरेंट तरीके का इंजेक्शन होता है। अब जैसे अमीबा है, उसमें कहीं पे कोई प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेस नहीं, कहीं से भी हो जाएगा। पैरामीशियम जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट है। और हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, उसमें हमारा भी एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ से कि हम इंजेक्शन कर सकते हैं। ये तो था हमारा न्यूट्रिशन। आज हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन से अगर हमने फूड अंदर लिया, now this food has to be broken down to get energy, so this process is called respiration। तो बच्चों, आज हम respiration करेंगे। तो what is respiration? Respiration means the taking in of the food and using and utilizing that food। How we can utilize that food? By breaking the food। उस फूड को पहले लेना और फिर उस फूड को तोड़ना ताकि उसमें से हमें एनर्जी मिल सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमने पढ़ा कि उनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसका मतलब कि उनका डिफरेंट वे है कि वो अपना खाने को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे ब्रेक डाउन द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डोंट नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड, तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोब्स।
तो अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये फूड ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो देयर आर डिफरेंट पाथवेज। पाथवेज मतलब कि डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनसे फूड ब्रेकडाउन होता है। कुछ भी हो, फूड ब्रेकडाउन कैसे भी हो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो इसमें कितने कार्बन है, 6। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सबसे पहला स्टेप जो कॉमन है वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको कि हम कहते हैं पाइरूवेट। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो फर्स्ट स्टेप है वो सबका सेम है कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ये सबसे पहले ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, विच इज नोन एज पाइरूवेट। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये पाइरूवेट डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन होता है। देखिए, फर्स्ट है पाथवे, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सो ये इस पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो इसका ये पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, यीस्ट सेल्स में हो रहा है या एनारोब्स में हो रहा है। अब ये पाइरूवेट एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करेगा, जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं वो इस पाइरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि इस पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करते हैं टू गेट एनर्जी। इस एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी रिलीज होता है। तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। अच्छा, अब ह्यूमन बीइंग्स में कभी कभी कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये भी आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा है। जब आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी कैसे मिलेगी, बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। अब क्या, जब आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है बट प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन क्यों कम है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको चाहिए तभी तो वो ब्रेक डाउन होगा। अब अगर ऑक्सीजन कम पड़ गया लेकिन एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है तो एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि इन दैट केस द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन टू लिबरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उस वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग दैट शॉर्ट टाइम लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। अब क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। ये कहाँ पे होता है, हमारी मसल सेल्स में, इसीलिए तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है। और फिर हम अगर उस मसल को मसाज करते हैं या हॉट वाटर बाथ देते हैं तो वो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है। सो हियर वी हैव सीन दैट व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज बाय विच ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन। सबसे पहले जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पाइरूवेट में होता है, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में। एक बार पाइरूवेट में बन गया तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो एनारोब्स हैं लाइक यीस्ट, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस पाइरूवेट को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर इस पाइरूवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, एरोबिक है, तो इन द
presence of ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हमारे मसल सेल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये भी क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ टाइम के लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है प्लस एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। सो इन दिस वे वी कैन से that pyruvate undergoes various pathways to liberate energy। और आप ये देख सकते हैं कि ये क्योंकि ये प्रोसेस जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है, ये भी, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट पाथवेज बाय विच ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन। अच्छा, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है तीनों केसेस में, अभी कैसे होगी, कि जो भी एनर्जी है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्योंकि हर सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, सबसे पहले इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कैसे बनता है, जो भी एनर्जी इनकी रिलीज होती है सबसे पहले वो एडीपी के फॉर्म में बनती है। एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स टू फॉस्फेट है, इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऐड हो जाता है और वो क्या बना देते हैं, 3 फॉस्फेट हो गया, तो इट विल फॉर्म एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। जैसे आपके पास जो करेंसी है, आप इस करेंसी को कैसे भी यूज कर सकते हैं, है ना, आप उसका घर के लिए सामान ला सकते हैं, आप उसके लिए खाने की कोई चीज खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से एटीपी जो है करेंसी ऑफ एनर्जी है, ये हर बॉडी पार्ट के पास जाता है एटीपी, और जिस बॉडी पार्ट को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतना ही ज़्यादा एटीपी वहाँ पे बॉडी भेज देती है। जैसे एक आपके सेल जो होता है वो कई काम कर सकता है, एक सेल को आप रिमोट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी टॉय में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस एटीपी को वी कैन यूज इन एनी वे टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि यही वो एटीपी है जिससे आपकी मसल कॉन्स्ट्रक्शन हो रही है, आईज ब्लिंकिंग हो रही है, या आप कुछ मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी। अब बच्चों, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने ये देखा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब कि जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो ये एंश्योर करें दैट दे मस्ट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, प्लांट्स में क्या होता है, सिंपली बाय डिफ्यूजन गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा के थ्रू आती है और जाती है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के बेस में स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट, so these holes are called stomata। तो through these stomata oxygen and carbon dioxide can be simply diffused in or out। अब उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, किस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है, और वही चीज़ दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, तो इसका मतलब कि उस टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सिंपली बाय डिफ्यूजन द प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अच्छा, अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको तो कौन सी ऑक्सीजन चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर के अंदर है, लाइक फिश। और क्योंकि एज कंपेयर टू लैंड द
द वाटर हैज लेस ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। लैंड के कंपैरेटिवली जितनी लैंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कहीं कम वाटर में होती है। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है। अगर आप फिश को देखेंगे तो बहुत फास्टली ब्रीथ करते हैं वो, ठीक है। उनकी बॉडी में क्या होता है, जो फिश होती है वो अपने माउथ के थ्रू पहले वाटर लेती है। अब इस वाटर के साथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी जाएगा। जब वो वाटर से लेती है तो उसके यहाँ गिल्स भी होते हैं। अब वो वाटर यहाँ से पुश आउट कर देती है और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इन गिल्स के साथ ब्लड है वो इस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, और जब वो गिल्स से पानी को बाहर पुश आउट करती हैं तो गिल्स के साथ ही ब्लड इज ऑल्सो प्रेजेंट, जो यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस दे हैव अ डेफिनेट और पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, सबसे पहले द एयर विल एंटर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। हमारे नोस्ट्रिल्स में से एयर एंटर करती है। अब हमारे नोस्ट्रिल्स में फाइन हेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट। फाइन हेयर्स का क्या काम है, दैट दे फिल्टर द एयर। जो भी एयर अंदर घुस रही है उसको फिल्टर करेगा, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को वो छान लेगा। और ये डस्ट पार्टिकल्स एक लेयर है हमारे यहाँ नीचे, स्टिकी लेयर है नोस्ट्रिल्स के अंदर जिसको कहते हैं म्यूकस, जिसमें कि ये डस्ट पार्टिकल्स लैंड हो जाते हैं। अब ये जो फ्रेश एयर है वो हमारे नोस्ट्रिल्स के बाद थ्रोट में से होते हुए विंड पाइप में जाएगी। ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया था कि एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। विंड पाइप हमारे आगे है, तो दिस इज नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया आगे जाके हमारी चेस्ट कैविटी में बाइफरकेट कर जाता है, टू में कन्वर्ट हो जाता है, और these two pipes they enter into lungs। ये हमारे lungs में एंटर कर जाती हैं, तो these are called bronchi। ये दोनों क्या हैं, bronchi। और ये आगे जाके फर्दर बहुत ज्यादा पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जहां से कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। तो यानी कि ये बहुत जो थिन मेम्ब्रेन होगी बहुत डेलिकेट होगी। अब क्योंकि बहुत डेलिकेट है तो इसको बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में है तो यानी कि कोई एक पैसेज होना चाहिए जो एयर को उस एरिया तक लेके जाएगा। तो हमारी बॉडी में वो कौन सी थिन लेयर है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, दीज आर कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये लंग के सरफेस पे ओपन करते हैं इनटू अ स्मॉल होल्स। स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या है, दे आर हैविंग मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे ऐसे होल्स हैं, इनका सरफेस थोड़ा ऐसे है। व्हाई दे हैव सच काइंड ऑफ सरफेस, मैंने बहुत एनलार्ज बनाया डायग्राम। ये होल्स इतने एनलार्ज सरफेस क्यों होता है, सो दैट मोर ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कैन एक्सचेंज थ्रू दिस लेयर, ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या करेगा, सबसे पहले एयर यहाँ से एंटर करेगी, it will go to trachea। trachea में a ring of cartilage is present, this is called ring of cartilage। cartilage क्या होता है, these are the soft bones। यानी कि हमारी जो विंड पाइप है एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर पाइप है। अगर इसमें से एयर जाएगी निकलेगी तो ये विंड पाइप कोलैप्स कर सकती है, सिकुड़ सकती है। तो उसको एक जगह रखने के लिए उसके चारों तरफ रिंग ऑफ कार्टिलेज है जो इसको इरेक्ट रखती हैं ताकि पैसेज ऑफ एयर इजीली हो जाए। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये जहाँ कहाँ एंटर करेंगी, ब्रोंकाई में। थ्रू ब्रोंकाई इट विल गो टू ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद इट विल एंटर इनटू
एल्विलाई। अब एल्विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में वापस चली जाएंगी। एल्विलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया और हमारे माउथ में से बाहर, सॉरी नोस्ट्रिल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट पैसेज ऑफ एयर इनसाइड आवर बॉडी। अब क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता यहाँ पे, तो इसके लिए हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। तो हमारी बॉडी में वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी आरबीसीज में, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स में होती है। ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी होती है, यानी कि देखो ये हीमोग्लोबिन का पार्टिकल है हमारा, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को अटैच करके वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स में इन द लिक्विड फॉर्म और इन द सॉल्युबल फॉर्म इट इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड वेसल। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा कि किस ढंग से रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बींग्स में होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टू गेट द एनर्जी। अब इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you students.